एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी हिंदी विषय की एग्ज़ाम हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चनों को हमने केवल वीडियो में एक ही बार शामिल किया है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुद्ध वाक्य, वाक्यांश और विकारी शब्द। विकारी शब्द में हम बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की। तो इन 5 टॉपिकों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो हम आज के वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। इस वीडियो से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम जो आने वाली है उसमें अवश्य देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पहले क्वेश्चन पर हम बात करें, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है छिद्रान्वेषक, जो दूसरों की कमियों को खोजता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको कहते हैं आगत पति का। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रियों से संबंधित जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंद्रिय। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन दोबारा किसी और रूप में पूछा गया है तो उसको कहते हैं परछिद्रान्वेषी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना ये क्या कहलाता है? तो ये अपरिग्रह की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अगोचर। अगला प्रश्न है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल का नाश करने वाला उसको कहते हैं कुलांगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश और उससे संबंधित जो सही अर्थ कौन से विकल्प में नहीं है? तो यहाँ 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं, चौथे वाला विकल्प इसमें संगत नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लौटकर आया हुआ को अभ्यागत नहीं कहते हैं। और अतिथि क्या होता है? जो सामने आया हुआ हो। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा, मैं शायद मैं कल आऊं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वाक्य आपको बताना है। तो हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, गए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। शुद्ध वाक्य है, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। 3 वाक्य इसमें शुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य है, दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। परस्पर इसमें क्या है? अशुद्ध है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको पहचानना है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तो यहाँ नौजवान और युवक दोनों एक साथ दे दिए, इसके कारण ये वाक्य क्या है? गलत है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। तो यहाँ बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन ही होना चाहिए। इसके कारण ये वाक्य जो है अशुद्ध है, गलत है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो इसमें विकल्प क जो है, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो यही गलत है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा थोड़ी होता है, ये उसके खुद से उत्तर की तुलना खुद से यहाँ कर रहा है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बनाइए, शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ आप कब आ रहे हैं, यही क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के में से शुद्ध वाक्यों को आपको पहचानना है। यहाँ ए, ब, से, द और ये 5 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से वाक्य शुद्ध हैं? तो यहाँ महात्मा ने अपराधी को शाप दिया और आपसे निवेदन है, ये दोनों वाक्य शुद्ध हैं। बाकी के वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की मिस्टेक है, गलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, अब वह गांव से लौट चुका होगा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है, वह पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया था, ये अशुद्ध वाक्य है। आगे हम चलें, यहाँ हम अपने इन YouTube चैनलों पर, अपना एक चैनल ये है, दूसरा चैनल ये है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जितने भी SST की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको इन चैनलों पर ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में उपलब्ध रहेंगे। और कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी की जितनी भी पुस्तकें हैं, उनके क्वेश्चन भी आपको इन चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे। और हिंदी व्याकरण से संबंधित कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे। और इन चैनलों पर हम केवल वही पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो पूर्णतः विश्वसनीय हो, ऑथेंटिक हो, जैसे कि NCERT और जो पहले की पुरानी RBSC की बुक हैं, वहाँ से हमने इन पाठ्य सामग्रियों को, इन क्वेश्चनों को संग्रहित किया है। इसलिए आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें। अगला प्रश्न है, पद कर्म के संबंध में अर्थ संगत असंगत पूछा है। पद कर्म के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो यहाँ 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। इनमें से जो असंगत है वो है विकल्प नंबर ख। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है, ये गलत है। तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये विकल्प इसमें असंगत है। अब हम चलते हैं विकारी शब्दों की ओर। विकारी शब्दों में हम चलते हैं पहले संज्ञा वाले टॉपिक की ओर। इसमें जातिवाचक संज्ञा युक्त विकल्प पूछा है। तो यहाँ हम देखें, पहाड़, बालक, नदी, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इसमें इस वाक्य में गांधी जो शब्द है वो किस संज्ञा की ओर इंगित करता है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर हमें ले जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों का विकल्प इनमें से कौन सा है? तो वो है सभी। इसमें जातिवाचक पूछा है, तो पुस्तक, पहाड़, नदी, ये इन तीनों शब्दों में जातिवाचक संज्ञा दी गई है। आगे भाववाचक संज्ञा कौन से विकल्प में नहीं है, ये इसमें बताया गया है। तो मिठास, शिष्टता, महात्म्य जो है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभी में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा यहाँ कौन सी नहीं है? तो यहाँ यौवन जो है ये गुणवाचक विशेषण है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं।
अगला प्रश्न है विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ हम बात करें जो नवीनता है, नवीन इसमें विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय लगने पर यह भाववाचक संज्ञा बन चुका है। अगले प्रश्न में पूछा है इन 4 शब्दों में आपको संज्ञा शब्द पहचानने हैं। तो यहाँ सौंदर्य और कल्पना ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, तो ब और द वाला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो यहाँ हम बात करें तो समझ, बुढ़ापा, चतुराई ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो वो विकल्प है ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता वाला, मतलब गए वाला विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगर किसी आंसर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन का अगर गलत जवाब दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ सर्वनाम से बताना है तो मम सर्वनाम है, ता प्रत्यय जोड़ने पर ममता बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या व्याकरण से संबंधित कोई भी टॉपिक हो तो आप इस YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही सरल रूप से आपको बहुत ही सरल उदाहरणों सहित वहाँ पर समझाया गया है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो यहाँ हम बात करें पढ़ना क्रिया से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बनी है और लिखना क्रिया से लिखावट भाववाचक संज्ञा बनी है। अब हम चलते हैं सर्वनाम वाले क्वेश्चनों की ओर। इसमें पूछा गया है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये है। अगला प्रश्न है इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वो है मम। अगले प्रश्न की हम बात करें कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम पूछा है तो मतलब कोई आया था, तो हमें निश्चित नहीं है कौन आया था, हमें नहीं पता कि कौन आया था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही जवाब होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हमने देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो वाक्य आपको पहचानना है। तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में इसका प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो मध्यम पुरुष में आया है आप गांव से कब आए, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ कोई कुछ, तो ये निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक यहाँ हम देखें 2 विकल्पों में है, दो इसमें निश्चयवाचक है और इसमें निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक कोई सा भी नहीं है, तो ये वैसे ही कट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें आपके बारे में, मतलब किसी दूसरे के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो दूसरा जो पुरुष आता है उत्तम पुरुष में तो स्वयं के बारे में, मध्यम पुरुष में दूसरे के बारे में और अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें होती हैं, तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो वो विकल्प है आपको भी सूचित कर दे वाला। अगला प्रश्न है कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? ये यहाँ पर नहीं होगा, तो इन चारों विकल्पों में जो संज्ञा से निर्मित नहीं है वो है अधिकाधिक, बाकी सभी संज्ञाओं से निर्मित विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है? तो यहाँ हम बात करें तो धोखा जो शब्द है ये विशेषण नहीं है,
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? आपको पता है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें उत्तमावस्था जो है वो किस में है? हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, तो यहाँ सब बच्चों से तुलना हो गई, तो यहाँ उत्तमावस्था हमें देखने को मिली है। और 2 में तुलना हो वहाँ उत्तरावस्था, और किसी से भी तुलना नहीं हो वो मूलावस्था होती है। यहाँ हम अगले क्वेश्चन की बात करें, गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो इसमें हम बात करें सब, यथेष्ट, समूचा, ये विकल्प गुणवाचक विशेषण युक्त नहीं है। अगले प्रश्न पर हम चलें, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो संज्ञा से बना विशेषण इनमें से प्राथमिक नहीं है। बाकी समाज, अर्थ और विज्ञान ये संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बने हैं, जबकि प्राथमिक संज्ञा शब्द से नहीं बना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ भाईचारा शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी तीनों शब्द विशेषण युक्त हैं। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।